नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज, जिसमें हम पूरी इंडियन पॉलिटी के बहुत क्रूशियल और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मेजॉरिटी के बारे में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी पढ़ते हुए हम सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और साथ ही इफेक्टिव मेजॉरिटी जैसे शब्द सुनते हैं। हम इसको एक बहुत रैपिड फायर मैनर में पढ़ते हुए आगे निकल जाते हैं, मगर एग्जैक्टली हम ये भूल जाते हैं उस पर रुकना और उसको एक मिनट के लिए समझना कि इसका मतलब होता क्या है। तो विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आज कि इन सब मेजॉरिटी में क्या डिफरेंसेस हैं और इनका क्या मतलब होता है। सबसे पहले सबसे सिंपल चीज़ से शुरू करेंगे, जो कि है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में हम सबसे पहले इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग बात करेंगे एक हाउस जिसका नाम है लोकसभा। इस लोकसभा में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, लेट इट बी 545। ये 545 मैंने क्या लिया है, ये है इस हाउस की टोटल स्ट्रेंथ। अब इसमें से अगर हम लोग मान लेते हैं कि 45 एब्सेंट है तो कितने हो गए 500, और मान लेते हैं हम लोग कि 100 इसमें एब्सेंटी हैं, या मैं यूं कहूं दे एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। एब्सटेन्ड का मतलब होता है कि वो वोट करने आए ही नहीं। तो सिंपल मेजॉरिटी में होता क्या है, दो कंडीशंस होती हैं जिसको याद रख सकते हो आप P प्लस V से, जिसमें P का मतलब होता है प्रेजेंट और V का मतलब होता है वोटिंग, मतलब प्रेजेंट होना तो ज़रूरी है। तो अब प्रेजेंट कितने लोग हैं फाइनली अगर आपसे पूछा जाए तो 400, राइट। तो ये हो गए प्रेजेंट मेंबर। अब हमें इन 400 की वोटिंग करवानी है और हमें चाहिए कितनी मेजॉरिटी, 50% प्लस, मतलब कि 50% कितना हो जाएगा 400 का 200, और प्लस 1 चाहिए तो ये क्या हो जाएगा 201। मतलब कि एक ऐसा हाउस जिसकी स्ट्रेंथ 545 है, जिसमें 45 एब्सेंट है और 100 एब्सटेन कर गए वोटिंग से, उस हाउस में हमें 201 मेंबर की वोटिंग येस में चाहिए एंड द बिल विल गेट पास। तो इस तरीके से होती है सिंपल मेजॉरिटी। तो इस कारण से इसको बोला जाता है इफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं और वोट कर दें तो ये सिंपल मेजॉरिटी कहलाती है। अब कभी कभी हो सकता है कि आप इस मेजॉरिटी को दूसरे नाम से सुनो, तो वो भी आप ध्यान रख लो। इसको फंक्शनल मेजॉरिटी भी बोला जाता है और कई बार वर्किंग मेजॉरिटी भी बोला जाता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए, जब किसी भी बिल में या किसी भी लॉ में ये स्पेसिफाई नहीं होता कि उसको कौन सी टाइप ऑफ मेजॉरिटी रिक्वायर होगी, तो हमेशा सिंपल मेजॉरिटी को ले लिया जाता है। तो व्हेन लॉ डज नॉट स्पेसिफाई मेजॉरिटी वी टेक द सिंपल मेजॉरिटी। समझ में आई दोस्तों बात। अब ऐसे कौन से स्टेंसेस होते हैं जहां पे सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर होती है। एग्जाम्पल, मनी बिल। हम लोग जानते हैं मनी बिल जो होता है, पर्टिकुलरली इसमें लोकसभा और राज्यसभा में भी डिफरेंसेस होते हैं, मगर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि मनी बिल को पास करने के लिए कौन सी मेजॉरिटी लगती है, तो इसमें सिंपल मेजॉरिटी लगती है। इसी के साथ में फाइनेंशियल बिल और इसी के साथ में जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं सिंपल मेजॉरिटी से पास किए जा सकते हैं। इसके बाद एडजर्नमेंट मोशन। हम जानते हैं कि हाउस को किसी एक मुद्दे पे ध्यान आकर्षित करने के लिए इस मोशन को पास किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोशन है। इसी के साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन और साथ ही कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के लिए, प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए भी सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर होती है। फिर टू इलेक्ट स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। ठीक है दोस्तों, आपने सिंपल मेजॉरिटी तो मेरे साथ समझ लिया, मगर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे 545 का एग्जाम्पल तो ले लिया, वो क्यों लिया उसके पीछे एक कारण था, क्योंकि आप जितनी भी बुक्स पढ़ोगे ना इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, वहाँ पे आपको 545 सीट्स ही बताएंगे, मैं ये बात जानता हूँ। मगर अब जो ये सीट्स हैं ये हो गई है 543 हमारे यहाँ पे, या मैं यूँ कहूँ कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो 543। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो हमारे यहाँ पे दो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करने का प्रावधान था उसको हमने ख़त्म कर दिया है। तो अब 543 की स्ट्रेंथ हमारी
लोकसभा में रहती है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप ध्यान रखोगे। चलता हूँ आपको लेके दूसरी टाइप ऑफ मेजोरिटी, जहाँ पे हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात करेंगे। अब ये जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है ना दोस्तों, ये डिपेंड करती है टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस पे। बहुत ही ध्यान से सुनना, अभी तक सिंपल मेजोरिटी में आपने कहीं भी टोटल मेंबरशिप नहीं सुनी। 540 हो, 200 हो, 1000 हो जाए, मतलब ही नहीं है। जितने प्रेजेंट हैं उसमें से 50% ज़्यादा ने अगर हाँ में वोट कर दिया तो वो बिल पास हो जाएगा। इसको सिंपल मेजोरिटी कहा गया। मगर अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी में टोटल मेंबरशिप का काम आएगा। आज हमारे यहाँ पे टोटल मेंबरशिप कितनी है लोकसभा में, जैसा मैंने आपको बताया 543। अब इस 543 का जो 50% प्लस 1 है वो होना चाहिए, या यूं कहूं मैं 543 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 271 पॉइंट समथिंग कुछ, जिसको कि 272 मान लिया जाएगा, प्लस 1। मतलब कि किसी भी चीज़ को एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास करने के लिए लोकसभा में हमें 273 लोगों की मंजूरी चाहिए। मतलब कि अगर ये येस बोल देंगे तो ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहलाएगी। तो मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, जो कि 543 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हो। अब ये जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, इसका यूज़ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? ये यूज़ होती है जनरल इलेक्शन के बाद में। कैसे यूज़ होती है? गवर्नमेंट बनाने के लिए, एट बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स। ये आप ध्यान रख सकते थे। चलिए, चलता हूँ आपको लेके आपकी नेक्स्ट टाइप ऑफ मेजोरिटी, जिसमें हम स्पेशल मेजोरिटी की बात करेंगे। स्पेशल मेजोरिटी एक्चुअली में दोस्तों इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो भी मेजोरिटी सिंपल, एब्सोल्यूट और इफेक्टिव को छोड़ के होगी वो सारी स्पेशल मेजोरिटी कहलाएगी। अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो स्पेशल मेजोरिटी को डिफाइन करते हैं, मतलब कि बताते हैं कि अलग अलग तरीके की स्पेशल मेजोरिटी कैसे होगी। तो अब मैं आपको अलग अलग आर्टिकल से समझाने की कोशिश करता हूं, जिसमें सबसे पहला मैं सहारा लूंगा आर्टिकल 249 का। सबसे पहले मैं आपको क्यों ना ये बता दूं कि आर्टिकल 249 के थ्रू हम करते क्या हैं, इसका यूज़ किया है। इसको यूज़ किया जाता है राज्यसभा के द्वारा, जिसमें राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करती है। इस रिजोल्यूशन के तहत ये एम्पावर कर देती है हमारी पार्लियामेंट को कि वो किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बना पाएगी। ये होता है आर्टिकल 249, जिसमें स्पेशल मेजोरिटी लगती है। अब ये जो आर्टिकल 249 है ना, इसमें स्पेशल मेजोरिटी किस टाइप की होगी मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग की ये बात करता है, जिसको बहुत ही आसान तौर पे समझा जा सकता है कि अगर मैं मान लूँ कि टोटल मेंबरशिप हाउस में कितनी है मुझे मतलब ही नहीं है, 500 हो, 300 हो, 1000 हो, कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये मान लेता हूँ कि जो टोटल मेंबर्स प्रेजेंट है अभी हाउस में वो 300 हैं। तो आर्टिकल 249 ये बोलता है कि जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं उनमें से 2/3 हाँ बोल दें। तो इसमें से अगर 2/3 हाँ बोल देंगे तो कितने लोग हो जाएंगे? 200। मतलब कि अगर 2/3 हाँ बोल देते हैं तो वो चीज़ पास हो जाएगी, ऐसा आर्टिकल 249 बोलता है। मतलब कि अगर राज्यसभा में रिजोल्यूशन पास करना है तो जितने मेंबर राज्यसभा में उस टाइम पे प्रेजेंट हैं उसमें से अगर 2/3 हाँ बोल देंगे तो वो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? पहला। दूसरी जो स्पेशल मेजोरिटी है वो डिफाइन की जाती है आर्टिकल 368 के द्वारा। अब आर्टिकल 368 यहाँ पे भी दो तरीके की स्पेशल मेजोरिटी की बात करता है। क्लियर? और आर्टिकल 368 क्या है? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 पहले स्पेशल मेजोरिटी की बात करता है जिसमें दो कंडीशन फुलफिल करना है आपको, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्लस इट शुड बी सपोर्टेड बाय 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, या आप इसको स्ट्रेंथ समझ लो, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब ये बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप ये समझ पाए एक बार में। तो देखो, मैं इसका एग्जाम्पल लेके आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या बोल रहा है कि मैं वापस से मान लेता हूँ 300 लोग हैं हाउस में, इसमें से 2/3 कितने हो जाएंगे? फिर से 200 हो जाएंगे। अभी हमने देखा था अगर 200 हाँ बोल देंगे तो क्या ये चीज़ पास हो जाएगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन तो आपने पास कर ली जिसमें 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, मगर यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी है कि 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप या टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस से भी वो पास होना चाहिए। और 50% टोटल मेंबरशिप अगर हम देखेंगे तो कितनी हो जाएगी? वो 273 होगी या नहीं होगी? क्यों? क्योंकि अभी हमारी स्ट्रेंथ कितनी हाउस में? 543। उसका आधा कितना हो जाएगा?
लगभग 272 273, समझ में आ रही है बात। तो 50% टोटल मेंबरशिप से भी ये पास होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन जब होगी तो आर्टिकल 368 में ये पास कहलाएगा। अब ये जनरली यूज क्यों किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के लिए। ये आप ध्यान रख सकते हो, जैसे नेशनल इमरजेंसी हो गई, जैसे कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपको हटाना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को हटाना है। मगर यहां पे भी फेडरल कैरेक्टर नहीं आया है। हाँ, अब आएगा दूसरे में फेडरल कैरेक्टर। इस फेडरल कैरेक्टर में ये जो टाइप की मेजोरिटी हमने पढ़ी, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस इट शुड बी सपोर्टेड बाय 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, इसके अलावा एक चीज और ऐड हो जाएगी जिसमें हाफ ऑफ स्टेट से आपको वो चीज रेटिफाई करवाना पड़ेगी, मतलब मंजूरी लेना पड़ेगी। और ये प्रावधान क्यों डाला गया है? क्योंकि ये जो बिल है वो फेडरल कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहा होगा, इस कारण से। तो यहां पे आप ध्यान रख सकते हो कि जब ये फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करेगा तो इस चीज में आर्टिकल 368 एक चीज और ऐड कर देगा कि अब स्टेट की भी सहमति लेके आओ। उम्मीद करता हूं दोस्तों सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी में आपको अभी तक समझा पाया हूं। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी के बारे में। देखिए, अब एक एग्जांपल लेता हूं सबसे पहले, उसी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ अभी 543 है, ना कि 545, दो एंग्लो इंडियंस हम लोग नॉमिनेट नहीं कर रहे। अब मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए कोई मेंबर की डेथ हो जाती है सडन, राइट, बाय इलेक्शंस नहीं होते हैं कहीं के, तो इसमें से जो 3 लोग हैं वो नहीं आ पाए चुन के, हो सकता है ना, या हाउस में ही नहीं है, तो ये तो पोजीशन क्या हो जाएगी? वैकेंट हो जाएगी 3 लोगों की। तो इस 3 वैकेंट पोजीशन को मैं इसमें से अगर हटा दूंगा तो कितने मेंबर हो जाएंगे? अब 540। तो यहां पे अगर अब मुझे इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए तो इस 540 को डिवाइड बाय 2 अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 270। तो 270 प्लस 1 अगर यहां पे लोग इस चीज को पास कर देंगे तो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना कहलाएगा। इसीलिए लिखा हुआ है 50% ऑफ स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग वैकेंट सीट्स फ्रॉम टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? 543। वैकेंट कितनी है? 3। टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 540 डिवाइड बाय 2, 270। ठीक है दोस्तों, इसको यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल, जैसे जब डिप्यूटी चेयरमैन को हटाना होता है राज्यसभा के, और राज्यसभा में ही होते हैं डिप्यूटी चेयरमैन, बताने की जरूरत नहीं थी, तो आर्टिकल 67B ये बोलता है कि इसमें इफेक्टिव मेजोरिटी लगेगी। साथ ही अगर डिप्यूटी स्पीकर लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेचर का हटाना है तो भी इफेक्टिव मेजोरिटी लगती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपको इन सारी मेजोरिटी में कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। डू मेंशन इन द कमेंट हाउ यू लाइक दिस लेक्चर। ऑल्सो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, might they also need, and like if you share with them. In the end, keep shining. Have a good day.